Hello to my wonderful children. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with another video. And today we'll be solving the NCERT questions of chapter number 4, and that is, what is the name of the chapter? From the Diary of Anne Frank. आज हम जल्दी से NCERT questions को देखेंगे कि उसका आंसर्स हम कैसे लिख सकते हैं. So without wasting any time, we'll start with the questions. बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. देखो, जब भी कोई क्वेश्चन बहुत लंबा लिखा हो, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो, तो हमेशा उसे पार्ट्स में डिवाइड करना और पार्ट्स में डिवाइड करके ही उसको आंसर करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें है, वॉज एन राइट व्हेन शी सेड दैट द होल वर्ल्ड वुड नॉट बी. दिस इज नॉट अ, इसमें पार्ट्स नहीं है. तो अगर कोई क्वेश्चन है, अगर ऐसा होता उसमें, वाई राइटिंग अ डायरी इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन and why she thought that paper has more patience than people. It's a long question, but it can be divided into two parts. So write the answer of first part, ki why she thought it as a strange took it as a strange exercise, and paper has more patience क्यों, और what prompted, अगर ये भी होता कि what prompted Anne to keep a diary. तो इन तीनों के आंसर सेपरेटली इकट्ठे करके आपको एक चीज़ में लिखना है. तो जब भी लंबे लंबे क्वेश्चन आए, डरना नहीं है, आराम से उनको धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करो, कट डाउन करो और उन पार्ट्स का ही आंसर करो. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में? Was Anne right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? क्या आपको ये लगता है जब एन ने कहा कि कोई भी 13 साल की बच्ची की थॉट प्रोसेस को जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा? Was she right in that? Why did she make that statement? What is the logic behind it? And she was somehow right. Why? Yes, Anne was right in saying so because people are generally interested in reading about great men. लोग generally बहुत छोटे बच्चों के बारे में पढ़ना नहीं prefer करते हैं. They want to read about people who have achieved something. They want to read about people who are in who are living an ideal life. कोई जिसने कभी successful हो, जिसने कुछ बहुत achieve किया हो, accomplish किया हो, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना ज़्यादा prefer करते हैं लोग. They may not be interested in a teenager's diary. और कोई भी, अगर आज मैं तुम लोगों को बोलूँ कि तुम्हें तुम्हारे you love reading, you are a great reader, you are an ardent reader, and अब मैं कहूँ कि सेकंड क्लास के बच्चे की मैथमेटिक्स की कॉपी पढ़ लो तुम, तो would you be interested? नहीं. छोटे बच्चों की चीज़ों को पढ़ने में, उनकी डायरीज, टीनेजर्स की डायरीज को पढ़ने में, वर्ल्ड वाइड पढ़ने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता एक जनरल वे में. बट एन की डायरी कोई भी टीनेजर की डायरी नहीं थी. शी बिकेम very successful, she became very famous because she's written each and everything that she felt during that Holocaust. उस हॉलोकॉस्ट में उसके साथ जो भी कुछ हुआ, उसकी फैमिलीज और उसके जैसे लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ, उसने उन सब चीज़ों के बारे में लिखा. That is why she became a little famous then. However, this turned ironical as Anne became popular among masses and the most discussed Holocaust victims due to her diary. और उसकी डायरी की वजह से शायद वो एक one of the most discussed victims बनी. जो बहुत सारे हॉलोकॉस्ट Jewish people जो जिनकी मास किलिंग हुई थी, उन सब में सबसे ज़्यादा जिसको डिस्कस किया जाता है वो एन फ्रैंक है. और वो किसकी वजह से? वो उसी के 13 साल के जो थॉट्स हैं, क्योंकि उसने डायरी में अपने थॉट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ को लिखा, बहुत बहुत पर्सनली होके लिखा. तो शायद इसी वजह से उसकी डायरी बहुत फेमस हो गई और वो बहुत आयरॉनिकल हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड लोगों ने उसकी डायरी को पढ़ा. Let us move to the next question. Why does Anne need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? तो बताओ कि सबसे पहले उसने अपनी फैमिली को क्यों इंट्रोड्यूस किया, और वो अपनी फ्रेंड जो किटी थी, उसकी डायरी थी, क्या उसे इनसाइडर, अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करती थी या फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट नहीं करती थी? वेरी सिंपल क्वेश्चन. हम 2 बार ऑलमोस्ट उस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं. अब हम जल्दी से देख लेते हैं थिंकिंग अबाउट द टेस्ट में हम इसको कैसे आंसर करेंगे. Anne needs to give a brief sketch about her family because she thinks that no one can understand the word of her stories to Kitty, to her friend, without it. अगर वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं देगी अपनी फैमिली का, तो जो भी स्टोरीज वो अपनी फ्रेंड किटी में लिख रही है, कोई भी उसे समझ नहीं पाएगा. इनफैक्ट किटी भी उन चीज़ों को समझ नहीं पाएगी. तो टू मेक इट मोर क्लियर एंड रिलेटेबल टू द पीपल हु आर गोइंग टू रीड इट इन फ्यूचर एंड फॉर द किटी एज वेल, शी वॉन्टेड टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ फैमिली एंड हर सेल्फ.
Kitty is name given to her diary. She treats her as an insider, as a close friend. किटी उसने अपनी अपनी डायरी को नाम दिया था, अपनी डायरी का एक पेट नेम रखा था, और जिससे कहीं ना कहीं हमें ये पता लगता है कि वो किटी को आउटसाइडर की तरह तो बिल्कुल ट्रीट नहीं करती, वो किटी को एक बाहर वाले की तरह तो बिल्कुल ट्रीट नहीं करती. शी ट्रीट्स इट एज अ फैमिली member. She confides in her to get all kinds of things out of her chest. और वो किटी पे सबसे ज़्यादा भरोसा करती है कि जो भी उसके मन में चल रहा है, जितना भी प्रेशर, जितना भी प्रॉब्लम, सफरिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वो फील करती है, वो सारी की सारी वो कहाँ लिख देती है बच्चों? वो अपनी डायरी किटी में एक्सप्रेस कर देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. How does Anne feel about her father, her grandmother, Mrs. Cupress and Mr. Keesing? What do these tell you about her? तो कैसा एन का क्या बॉन्ड था अपने फादर के साथ, अपनी ग्रैंडमदर के साथ, अपनी जो लास्ट स्कूल की उसकी हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूपरस, एंड जो मिस्टर कीजिंग है, इन सब के साथ एन का क्या रिलेशन था, इन सब के साथ एन कैसा बॉन्ड शेयर करती थी, एंड द काइंड ऑफ बॉन्ड शी शेयर्ड विद देम, व्हाट डज इट टेल यू? ये वो बॉन्ड्स आपको एन के बारे में क्या बताते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इसका आंसर हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि वो क्या शेयर करती थी. Anne feels that her father was the most adorable person in the world. And क्या फील करती थी कि उसके जो फादर हैं उस दुनिया के सबसे मोस्ट अडोरेबल मैन है, मोस्ट अडोरेबल फादर हैं भाई. मतलब इस दुनिया के सबसे प्यारे इंसान कौन थे उसके लिए? उसके फादर. Her grandmother was affectionate and Mrs. Cupress was attached to her. So उसे लगता था, और उसकी ग्रैंडमदर उससे बहुत अफेक्शनेट थी, उससे बहुत प्यार करती थी. और मिसेस क्यूपरस और एन फ्रैंक, जब उसका फेयरवेल था तो याद है, दे बोथ वर टीयरिंग, दे बोथ वर इन टीयर्स, दे वर एक्चुअली क्राइंग एंड दे डिडंट वांट टू बिड फेयरवेल टू ईच अदर. सो दिस टेल्स अस दैट क्यूपरस बहुत ज़्यादा क्या थी, उससे अटैच थी. बट Mr. Keesing, according to Anne, was an old-fashioned teacher. Anne के हिसाब से स्टार्टिंग में Mr. Keesing क्या थे? एक old-fashioned strict teacher थे who liked discipline in his class. She had developed an everlasting bond and a wonderful interpersonal relationship with each of them. उसने सबसे, चाहे वो मिस्टर कीजिंग भी क्यों ना हो, सब लोगों से एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया था, और वो सब लोगों के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर भी करती थी. और एट द एंड तो उसने मिस्टर कीजिंग के साथ भी एक बॉन्ड डेवलप कर लिया था. These feelings tell us that Anne was affectionate, intelligent and a loving girl. ये हमें बताते हैं कि एन क्या है. सबसे पहली बात तो एन एक बहुत ही अफेक्शनेट, प्यार करने वाली बच्ची है, इंटेलिजेंट है. शी वॉज इंटेलिजेंट इन एवरी सेंस. द काइंड ऑफ एसेज शी रोट, द काइंड ऑफ arguments she presented in her essays shows us that yes, she was an intelligent girl and she was a loving girl. She was loved by almost everyone, be it her father, be it her grandmother, Mrs. Cupress, sister, mother, and at the end Mr. Keesing as well. So she was all in all a perfect girl, a loving little teenager who was loved by everyone. Understood? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. What does Anne write in her first essay? यह हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, वापस से पढ़ लेते हैं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एन ने अपने पहले essay में क्या लिखा था बच्चों? चलो जल्दी से रिपीट करते हैं. सबसे पहले, in her first essay entitled A Chatterbox, Anne Frank writes that talking is a trait among students. सबसे पहला जो उसका ऐसे उसको मिला था, जिसका टाइटल क्या था? अ चैटर बॉक्स. उसमें लिखा था उसने कि दैट टॉकिंग इज अ ट्रेट अमंग स्टूडेंट्स, कि बात करना बच्चों का नेचुरल इंस्टिंक्ट है भाई. उससे आप उन बच्चों से आप उनकी बात करने की क्षमता, बात करने की कैपेसिटी, बात करने के नेचर को प्लीज छीनिए मत, क्योंकि ये नेचुरल है हम लोगों के लिए. तुम सब भी बच्चे बड़े क्यूरियस होते हो ना, टीचर कुछ भी बोलते, तुम्हारे मन में थॉट्स आते, तुम जल्दी से अपने डेस्क मेट को बताते हो, देख ऐसा ये वो. सो एक्चुअली टॉकिंग इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ लिटिल वंस. She acknowledges her talkative nature and mentions that she inherited it from her mother who also talks a lot. और उसने एक्नॉलेज किया कि वो बहुत टॉकेटिव है, लेकिन वो उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकती है. वाई? बिकॉज हर मदर टॉक्स एज मच एज शी डज. उसकी ये जो ट्रेट है उसको उसकी मदर से मिला है, एंड दैट इज़ वाई शी कैन नॉट हेल्प इट.
Anne argues that inherited traits are difficult to change, implying that controlling her talkativeness isn't easy. और वो बोलती है, as you know, you are a learned man, so we cannot do much about our inherited traits. Anything that is passed on to the next generation genetically, we cannot have 100% change in that, and that is why changing my talkativeness isn't easy as well. I won't be able to change, and I might talk as much as I do right now, but I will try to change it. Okay, so this is what she's written in her first essay. I hope आप लोगों को यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे. ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक जो हमने कॉम्प्रिहेंशन चेक किया था उसमें भी इन्हीं सारे क्वेश्चंस को लिया. ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हैं, इनको वापस से पढ़ना बच्चों, इनको लिखना वापस से ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका सॉर्ट हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर का है. And says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? How? एन कहती है अपने राइटिंग जब वो कर रही होती है कि 25% ऑफ द क्लास शुड बी हेल्ड बैक. दे आर फिल्ड विद 25% ऑफ द क्लास इज फिल्ड विद डमीज. स्टूपिड बच्चे हैं, उनको तो रोक दो. लेकिन वो याद है वो एक लाइन कहती है कि टीचर्स आर दी मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर. भैया टीचर्स कब क्या करते हैं हमें नहीं पता. तो क्या उसके अकॉर्डिंग मिस्टर कीजिंग में अनप्रिडिक्टेबल थे? अगर थे तो कैसे? This is what the question is asking from us. Let us move to the next question और हम देखते हैं कि कैसे एन हम लोगों को डिस्क्राइब करिए और कैसे मिस्टर कीजिंग एन की तरफ से अनप्रिडिक्टेबल थे. Yes, Mr. Keesing is an unpredictable person. He is angry with Anne for being talkative in class and gives her extra assignments as punishment. तो देखो yes, एन को लगता था कि मिस्टर कीजिंग क्या थे? अनप्रिडिक्टेबल थे. जो रिमेंबर कैसे वो जब ऐसे देती थी तो एक लेसन के लिए उसे कुछ नहीं बोलते थे, वो बात करती रहती थी. लेकिन नेक्स्ट ही लेसन में वो बहुत इरिटेट हो जाते थे, अनॉय हो जाते थे और एन को एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे. तो इन दिस वे एन को कहीं ना कहीं येस शी थॉट दैट येस मिस्टर कीजिंग वाज सो अनप्रिडिक्टेबल एंड दैट इज व्हाई शी वाज आल्सो स्केप्टिकल. शी वाज इन डिलेमा वेदर शी विल बी एबल टू पास हर मैथमेटिक्स टेस्ट और नॉट, कि वो अपना वो जो मैथमेटिक्स का एग्जाम है वो पास कर पाएगी या नहीं. क्योंकि मिस्टर कीजिंग कभी कभार उससे गुस्सा हो जाते थे और उसे एकदम से पनिशमेंट दे देते थे ड्यू टू हर टॉकेटिवनेस. ओके, बट लेटर ही फाइंड्स हर एसेज टू बी विटी एंड अम्यूजिंग. और बाद में लेकिन जब उसने एसेज लिखना शुरू किया और अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करना शुरू किए तो तब मिस्टर कीजिंग को बहुत ज़्यादा उसके एसेज पसंद आने लगे. जिस तरीके से वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करती थी, जो विट चालाकी से वो अपनी चीज़ों को बोलती थी, जिस इंटेलिजेंस से अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करती थी, वो काफ़ी एंटरटेनिंग होते थे मिस्टर कीजिंग के लिए. एंड दिस ब्रॉट अ चेंज इन हिम एंड ही एक्सेप्ट्स हर आर्ग्यूमेंट्स. और इसी चीज़ ने उनके अंदर एक चेंज लाया और वो फाइनली एन फ्रैंक को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया विद हर टॉकेटिवनेस. He starts cracking jokes in the class and allows Anne to talk in the class. He doesn't give her homework again. और इन्हीं ऐसे इसके चलते और इन्हीं एन की इसी विटीनेस के चलते मिस्टर कीजिंग ने उसे बात करने को भी अलाउ किया और उसके बाद से उसे कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला. जब मिस्टर कीजिंग को समझ में आया कि एन एक्चुअली उसकी टॉकेटिवनेस क्योरेबल नहीं है, वो नहीं करेक्ट हो सकती और शायद मिस्टर कीजिंग उसके साथ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. द मोमेंट ही गॉट टू नो about this, he changed himself. वो खुद भी जोक करने लगे और एन ने भी अपनी गलती एक्सेप्ट करके बात थोड़ा कम की and together they improved and created a great bond for them. Understood all of you? And with this finally we are wrapping up this चैप्टर. सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी किए हैं बच्चों, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट भी कर लिया. अब इसके बाद आपके पास जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी. आई विल बी सॉल्विंग ईच एंड एवरी डाउट. एंड फॉर योर ग्रेड 10 preparations, where are you supposed to go? Nowhere. You're supposed to stick to Mission Gyan. And for your grade 10 preparations for English, stick to Komal ma'am. Bye bye all of you. Take care.